पहला प्रश्न है आपका कि भारत में पहले साम्राज्य किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहला जो साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस निकेटर की असफल विजय के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र था जिस पर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था। तो ऑप्शन थे आपके अरिया, अराकोशिया, प्रोपामिसादे और अलेक्जेंड्रिया। तो राइट आंसर आपका अलेक्जेंड्रिया, यानी कि प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है, इस पर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा जो नहीं बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर आर्या, अराकोशिया और प्रोम्पामिसादे जो कि आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, उस पर जो है नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मौर्य साम्राज्य की समृद्धि के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन है लोहे का सघन उपयोग, आहत सिक्कों का बड़े पैमाने पर उपयोग, पक्की ईंटों और वल्लय कूपों का प्रचलन या फिर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार। तो कोड है आपके दिए गए थे यहाँ पर ए और बी, 1 2 3, ठीक है जी, 2 3 4, 1 और 4। तो जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि कथन 1 2 और 3 के जो कारक हैं वो मौर्य साम्राज्य की समृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है जी। ऑप्शन ए लोहे का गहन उपयोग, ऑप्शन 2 है कि आह सिक्कों की प्रचुरता, ठीक है जी, और NBPW यानी कि नामक सुंदर मिट्टी के जो बर्तन की प्रचुरता, पक्की ईंटों और वल्लय कूपों का जो प्रचलन है वो इस भौतिक संस्कृति के आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। नंबर 1, उसने जो डेरियस द्वितीय को हराकर यूनानी शासक से उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया था। ऑप्शन 2 है कि उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन है आपका केवल 2, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया था। ठीक है जी। ऑप्शन 2 सही है क्योंकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन ग्रंथ इंडिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो गलत है वो आपको बताना था। ऑप्शन थे आपके कि यह यूनानी राजदूत मैग्नेस्थिस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा गया था। ऑप्शन 2 है कि इसका अनुवाद दूसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन विद्वान जस्टिन के द्वारा लैटिन में किया गया था। कोड है आपके केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है या फिर ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है वो है केवल 2। स्पष्टीकरण यानी कि जो कथन 2 है वो गलत है क्योंकि इंडिका का जो पूरा विवरण है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यूनानी लेखकों के कार्यों में उसके उद्धरण जो मिलते हैं जिन्हें एकत्र कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, और यह मैग्नेस्थिस के द्वारा लिखा गया एक कथन है जो कि पहले वाला सही है। नेक्स्ट है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपना लिया था। नंबर 2 है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वल्लभी यानी कि गुजरात में जैन तपस्वी के रूप में बिताए थे। तो ऑप्शन दिए गए थे आपके कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही है या फिर दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका केवल एक क्योंकि जो कथन 2 है वो गलत है क्योंकि उन्होंने सम्राट ने अपना जो सिंहासन जो त्याग कर जो जैन तपस्वी बन गए थे, ये गलत है। और अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने जो कर्नाटक में बिताए थे, ना कि वल्लभी में, यानी कि कथन 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना था। जो कथन एक है कि उन्होंने मौर्य और यूनानी साम्राज्य के बीच स्थापित राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया। कथन 2 है कि उन्होंने दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य पर विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। कोड दिए गए थे आपके, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल दोनों सही है या फिर कोई भी नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कि दोनों सही है, यानी कि स्पष्टीकरण दोनों कथन जो वो गलत है। ठीक है जी, क्योंकि बिंदुसार ने जो यूनानी शासकों के साथ जो रासायनिक संबंध है उनको जारी रखा था, जो कि कथन ए को गलत करता है। और दक्षिण भारत के राज्यों ने जो मौर्यों की सर्वसत्ता स्वीकार की थी, लेकिन वे साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। कथन 2 भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका वो सही हो जाएगा, कि कोई भी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से जो है संबंधित है। जो कथन है आपके कि वह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। वह दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया। नंबर 3 है कि जिस एकमात्र बड़े युद्ध में उन्होंने भाग लिया था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। विकल्प थे आपके अशोक, अमोघ, वर्ष, कनिष्क और अजातशत्रु। तो राइट आंसर है आपका अशोक, क्योंकि दिए गए कथनों में जो सम्राट अशोक से जो संबंधित है और वह पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए थे। और उनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और कलिक युग के बाद उन्होंने जो विजय नीति जो है वो त्याग दी थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसे एक धर्म यानी कि धम्म, एक भाषा और एक लिपि के साथ पूरे देश को बांधने का श्रेय जाता है। तो राइट आंसर आ जाए आपका अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। ठीक है जी, और उन्होंने धम्म की नीति का पालन किया और आम लोगों को प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि को बढ़ावा दिया, जिससे पूरे देश में एक सांस्कृतिक और वैचारिक एकता स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने दिए गए शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी जो कोई अत्यधिक भक्ति से अपने धर्म संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय को गौरवान्वित करने की दृष्टि से अन्य संप्रदायों को दोष देता है, वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। तो है आपका ऑप्शन ए यानी कि अशोक। स्पष्टीकरण यह है कि यह संदेश सम्राट अशोक के शिलालेखों में से एक है जो कि सहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान पर जोर देता है, यानी कि जो अशोक था उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को सम्मान माना जाए। ठीक है जी, और उन्होंने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया था। नेक्स्ट है कि कलिग युद्ध में लोगों के नरसंहार और विस्थापन को देखने के बाद अशोक ने अपनी नीति को भैरी घोष से धम्म घोष में बदल दिया। इसका अर्थ क्या है? तो विकल्प आपको दिए गए थे कि उन्होंने आध्यात्मिक आधिपत्य की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। ऑप्शन बी था आपका, उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति का प्रारंभ किया। ऑप्शन सी था कि उन्होंने केंद्रीकरण के पक्ष में विकेंद्रीकरण की नीति को त्याग दिया। ऑप्शन डी था कि उन्होंने केवल बौद्ध धर्म के राज्य संरक्षण के पक्ष में धर्मनिरपेक्षता की नीति को प्रारंभ किया था। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए, कि उन्होंने आध्यात्मिक आधिपत्य की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। यानी कि जो भैरी घोष का अर्थ है वो है कि युद्ध के नगाड़े। ठीक है जी, और धम्म का अर्थ है धर्म की ध्वनि। अशोक ने कलिक युद्ध के बाद सैन्य विजय की नीति को त्याग कर धम्म के प्रसार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में उनका नाम किस रूप में उल्लेखित है? ऑप्शन थे चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या फिर प्रियदर्शी। तो राइट आंसर आपका प्रियदर्शी।
अशोक के शिलालेख में उनका नाम देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। उनका व्यक्तिगत जो नाम है वो अशोक है। केवल कर्नाटक और अन्य प्रदेशों के कुछ माइनर रॉक जो है एडोक्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलिंग युद्ध के अशोक पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो गलत है। उन्होंने जनजातीय लोगों और सीमांत राज्य से धम्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक वैचारिक अपील की। ऑप्शन 2 है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय से बनाए रखी गई सभी बड़ी सेना को भंग कर दिया। ऑप्शन 3 है कि उन्होंने कलिंग को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में रहने दिया। तो केवल एक सही है, 1, 2, तीनों सही हैं, या फिर 2 और 3 सही हैं, या फिर 1 और 4। तो ऑप्शन है आपका 2 और 3, यानी कथन 2 और 3 आपके जो है गलत हैं, क्योंकि अशोक ने कभी भी सेना की उपेक्षा नहीं की और ना ही उसे भंग किया। उन्होंने कलिंग को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में छोड़ने की बजाय उसे अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और उसका कारण आर पर विचार करें और सही कोड चुनें। कथन ए है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कारण आर है कि कलिंग भूमि और समुद्री मार्गों से दक्षिण भारत तक को नियंत्रण किया था। तो कोड ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है जी। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या है। तो अशोक द्वारा जो कलिंग विजय के पीछे जो मुख्य कारण है वो था राजनीति और आर्थिक, ठीक है जी। और कलिंग की राजनीतिक स्थिति और समुद्री बंदरगाहों तथा व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने अशोक को इसे अपने साथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल के अंतिम चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो है कि अशोक की शांतिवादी नीतियों ने उनके वायसराय और सामंतों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाला। उन्होंने 232 ईसा पूर्व में राजा की सेवानिवृत्ति के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऑप्शन 2 है कि मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण वाले भारी प्रांतों जैसे तक्षशिला और कर्नाटक ने अशोक के शासनकाल के दौरान शाही शासन के खिलाफ विद्रोह किया। तो कोड आपको दिए गए थे केवल 1 और 2, यानी में से कोई भी नहीं। तो केवल 1 जो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद उसकी नीति का अधिकारियों पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। कथन 2 गलत है, क्योंकि तक्षशिला और कर्नाटक ने अशोक के शासनकाल के दौरान विद्रोह नहीं किया था। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन है जलोका, बृहदर्थ, नंदीवर्धन या फिर अवंती वर्मा। तो राइट आंसर आपका बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। उन्होंने 184 ईसा पूर्व में उनके ही सैन्य जनरल पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उनको मारा गया, और जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने समझा था। तो राइट आंसर है आपका जेम्स प्रिसप। 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जेम्स प्रिसप ने ब्रह्म लिपि को समझा। उसका उपयोग अशोक के अधिकांश शिलालेखों में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा अशोक के धम्म की नीति की सफलता के बारे में शिकारियों और मछुआरों के साथ बोलता है। उन्होंने जानवरों को मारना छोड़ दिया और संभवतः एक सेटल्ड कृषि जीवन अपना लिया। तो विकल्प दिए गए थे आपको, सोघोरा तांबे की प्लेट का शिलालेख है, मस्की स्तंभ अभिलेख है, या फिर कलिंग शिलालेख है, या फिर कंधार शिलालेख। तो ऑप्शन डी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, कंधार शिलालेख। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित MCQ क्वेश्चंस जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में तीर्थ कौन थे, ठीक है जी। तो ऑप्शन थे आपके तीर्थ यात्री, परकर, महत्वपूर्ण अधिकारी,
कस्टम कर या फिर व्यापारियों का गिल्ड। ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण अधिकारी, यानी कि जो तीर्थ होते थे उसको वो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। यानी कि जो तीर्थ है वो मौर्य साम्राज्य में सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी थे, जिनमें मंत्री, कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश आदि शामिल थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति किसके लिए की थी। ऑप्शन है एक, साम्राज्य के नए प्रशासन के लिए, लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना, या फिर विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच धर्म का प्रचार करना, या फिर आम जनता तक सम्राट के संदेश को युक्त संदर्भों का निर्माण करना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म का प्रचार करना। धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, जिनका जो मुख्य कार्य था वो था धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कल्याणकारी गतिविधियों की देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान तक्षशिला के नागरिकों ने नौकरशाहों के कुशासन के खिलाफ शिकायत की थी। ऑप्शन है अशोक, बृहदर्थ, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट नौकरशाहों, जिसको दुष्ट मात्या के नाम से बुलाया जाता है, के कुशासन के खिलाफ शिकायत की थी, और जिसका जो निवारण है वो अशोक को वाइसराय नियुक्त करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र के प्रशासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताएं। विकल्प एक है कि इसका संचालन 30 निदेशकों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था, जिससे प्रत्येक में 5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित किया जाता था। ऑप्शन 2 है कि इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, वजन और माप का विनियमन और अन्य समान कार्यों को सौंपा गया। तो कोड एक सही है, दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, यानी में से कोई भी नहीं। तो उत्तर सी आपका सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वो 30 अधिकारियों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था, जो कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित था, जिसका कथन 2 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सशस्त्र बलों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताएं। कथन एक है कि इसका संचालन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था, जो कि 6 समितियों में विभाजित थी। नंबर 2 है कि कथन सशस्त्र बलों के 6 विंग सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन का प्रशासन एक अलग समिति के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पर जो कोड दिए गए थे वो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है एक और दो, यानी कि दोनों। यानी कि सैन्य प्रशासन भी पाटलिपुत्र शहर प्रशासन की तरह ही 30 सदस्यों वाली एक बोर्ड के द्वारा संचालित था, जिसमें 5-5 सदस्य वाली 6 समितियां थी, और प्रत्येक समिति पर जो है सशस्त्र बलों के एक विशिष्ट अंग, यानी कि सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना, परिवहन की देखरेख करती थी। नेक्स्ट है कि अशोक के शासन काल के दौरान प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताएं। कथन एक है कि उन्होंने प्रशासन में पैतृक रिश्तेदारी की अवधारणा को शुरू किया था। कथन 2 है कि साम्राज्य को 8 बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन पर सीधे राजा को रिपोर्ट करने वाले एक वाइसराय का शासन था। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है आपका केवल एक, जो आपको सही है। नेक्स्ट है कि अशोक की विदेश नीति के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा जो सही है? कथन 1 है कि उन्होंने विदेशी प्रभुत्व को सैन्य विजय के लिए वैध क्षेत्र माना। कथन 2 है कि उन्होंने धम्म के विचार फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में विदेशी मिशन भेजे। या फिर कथन 3 है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो जो कोड थे आपके वो 1 और 2 हैं, 2 और 3 है, 1 और 3 है, या फिर 1, 2, 3, यानी कि कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि कथन 1 गलत है। ठीक है जी, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सैन्य विजय को त्याग दिया था। कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि अशोक ने सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया आदि में धम्म प्रचारक भेजे थे और महेंद्र और सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के सामरिक स्थान ने मौर्य प्रशासन की किस तरह से मदद की थी? कथन 1 कि इसने जलमार्गों के माध्यम से सभी 4 दिशाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान की थी। ऑप्शन 2 है कि यह उत्तर पश्चिमी भारत, कलिंग, नेपाल और मध्य भारत के माध्यम से एक अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। कथन 3 है कि यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित था, जिसने अंतर्देशीय नौवहन का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो कोड यहाँ पर दिए गए थे, केवल 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या फिर 1, 2, 3 सही हैं। तो राइट आंसर है आपका 1 और 2, यानी कि कथन 3 गलत है, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। कथन 1 और 2 सही है, क्योंकि इसकी नदियाँ और सड़क नेटवर्क ने इसे एक शक्तिशाली प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बना दिया था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के अधीन प्रशासन में राजा की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताएं। नंबर 1 कि राजा निरंकुश थे और जिन्होंने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। ऑप्शन 2 कि राजाओं को परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसके सदस्य ज्ञान के लिए जाने जाते थे। नंबर 3 कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राजा पर बाध्यकारी थी। तो राइट आंसर है आपका 1 और 2, यानी कि कथन 3 गलत है, क्योंकि राजा जो है मंत्रियों की परिषद के द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था, यानी सलाह बाध्यकारी नहीं थी। कथन 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा दी गई कल्याणकारी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है जी, ऑप्शन है आपका पहला कथन है कि उन्होंने लोगों को जियो और जीने दो सिखाया और जानवरों के प्रति करुणा पर जोर दिया, बिल्कुल सही था। नंबर 2 है कि उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की थी। और कथन 3 है कि उन्होंने गरीब किसानों के लिए भू राजस्व कम कर दिया था। तो जो सही है वो है आपका केवल 3, यानी कि कथन 3 है जो गलत है, क्योंकि अशोक ने गरीब लोगों के लिए भू राजस्व कम नहीं किया, बल्कि केवल लुम्बिनी के लोगों के लिए कम किया था, क्योंकि यह बौद्ध का जन्म स्थान था। कथन 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। ठीक है जी, सही मिलान करना था कि जो राजूक है उसको रिपोर्टर बोलते हैं, और जो पट्टी वेदिका थी उसको राज्यों के खजाने का मुख्य संरक्षक बोला जाता है। सन्निधाता यानी कि न्याय का प्रशासन, समाहर्ता यानी कि मूल्यांकन के प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है जी, तो जो सही है वो पहले का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 4, यानी कि राजूकास जिसको न्याय का प्रशासक कहते थे। नंबर 2 है पट्टी वेदिका, यानी कि ये रिपोर्टर थे। सन्निधाता यानी कि राज्यों के खजाने के मुख्य रक्षक। समाहर्ता यानी कि मूल्यांकन, यानी कि जो कर का निर्धारण करना, ये जो सब क्या थे, ये सर्वोच्च अधिकारी थे। नेक्स्ट है कि खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मौर्य सम्राटों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो तरीका है उपयोग किया गया था? विकल्प थे आपके कर में छूट, मवेशी बीज और धन का प्रावधान, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर राज्यों के खर्च पर सिंचाई सुविधाएं।
तो जो राइट है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कर में छूट देना और नए बसाने वालों को मवेशी, बीज और धन प्रदान करना जैसे उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के तहत राज्य अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताएं। कथन एक, राजा ने प्रशासकों और शूद्रक मजदूरों की मदद से खेती के तहत नई भूमि लाई। कथन दो, जो राजा है वो किसानों से उपज का 8वां हिस्सा से 10वां हिस्सा एकत्र करता था। राजा ने खनन, शराब की बिक्री और हथियारों के निर्माण में एकाधिकार का आनंद लिया। तो राइट आंसर आपका सी, केवल 1 और 3। 2 गलत है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व जो दर है वो कुल उपज का 6वां हिस्सा था। कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि मौर्य युग में प्रचलित सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है वो बताएं। मोर, पहाड़ी और अर्धचंद्र के प्रतीकों वाले आज चांदी के सिक्के मौर्य की शाही मुद्राएं थी। कथन 2 है कि अधिकारियों के सभी कर और वेतन केवल इन सिक्कों के माध्यम से दिए जाते थे। तो राइट आंसर आपका केवल बी, दोनों जो है वो गलत है, क्योंकि जो कथन 2 है वो गलत है, क्योंकि जो नगद सिक्कों के अलावा अधिकारियों के कर और वेतन जो वो वस्तु के रूप में भी दिए जाते थे। कथन 1 आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और आर पर विचार करें और सही कोड चुनें। कथन ए है कि मौर्य काल में मध्य गंगा बेसिन संस्कृति के तत्वों को दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाने के प्रयास किए गए थे। कारण आर दिया गया है कि मौर्य शिलालेख यानी कि उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड और आहत सिक्के बांग्लादेश, ओडिशा और कर्नाटक के हिस्सों से खोजे गए। यानी कि कोड है आपका ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों गलत सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ऑप्शन था कि ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी, जो ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। स्पष्टीकरण क्या है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। अभिकथन मौर्य नीति को दर्शाता है। कारण आर इस नीति के भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करता है, लेकिन वह स्वयं नीति की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आपके कला, वास्तुकला, समाज और पठन से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन था इसमें, वो था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती थी कि राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में निहित है। तो राइट आंसर आपका अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र राजा के कर्तव्यों पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि राजा का व्यक्तिगत हित प्रजा की हित में से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 9वीं शताब्दी में विशाखा दत्त द्वारा लिखे गए नाटक मुद्रा राक्षस का मुख्य विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की चालें। यानी कि मुद्रा राक्षस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने के लिए उनके गुरु चाणक्य के द्वारा रची गई राजनीतिक और जासूसों की चालों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कि मौर्य मृदभांड की विशिष्ट विशेषता क्या थी। विकल्प थे चित्रित ग्रेवेयर, उत्तरी काले पोलिस वाले मृदभांड, नंबर सी था गैरिक रंगीन मृदभांड, या फिर काले और लाल वेयर। जो सही है वो है बी, उत्तरी काले पोलिस वाले मृदभांड। उत्तरी काले पोलिस वाले जो मृदभांड है वो मौर्य युग की एक विशिष्ट विशेषता थी, जो कि अपने उच्च तकनीकी कौशल और चमकदार काले रंग की पोलिस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण काल साम्राज्य अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित नहीं है। तो उसका राइट आंसर है आपका सातवाहक। यानी कि अशोक के शिलालेखों में
जो कि रोक एडिट 2 और 13 में सीमावर्ती राज्यों के रूप में चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र का उल्लेख है। सातवाहन राजवंश मौर्य के पतन के बाद प्रमुखता में आया और इसलिए उसका उल्लेख इसमें नहीं है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट है कि अशोक के पत्थर के स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है। विकल्प दिए गए थे कि ये अत्यधिक पॉलिश किए गए थे, ये अखंड थे, स्तंभों का शाफ्ट आकार में पतला होता था, ये वास्तुकला संरचनाओं के भाग थे। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका गलत है, ये वास्तुकला संरचनाओं के भाग हैं। मौर्य पत्थर के स्तंभ आमतौर पर किसी बड़ी वास्तुकला रचनाओं के भाग नहीं थे, बल्कि धम्म के प्रचार के लिए इन्हें अलग से खड़ा किया गया था। कथन ए और बी, सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान निर्मित किए गए थे। ऑप्शन है बराबर की गुफाएं, अजंता गुफाएं, सांची स्तूप या फिर कैलाश मंदिर। कोड है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। जो सही आंसर है वो है 1 और 3, यानी कि बराबर की गुफाएं जो कि भिक्षुओं के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, और जो सांची का स्तूप का जो निर्माण है जो कि अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। अजंता गुफाएं और कैलाश मंदिर बाद के राजवंशों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि यह आधुनिक प्रयागराज के बाहरी इलाकों में कुम्हार में स्थित है। ऑप्शन बी की कथन पत्थर के स्तंभों और ठूठों के टुकड़े मौर्य राजधानी में 80 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व को इंगित करते हैं। सी ऑप्शन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि मौर्य महल ईरान के महल जितना सुंदर था। ऑप्शन डी है कि इसका निर्माण बड़े पैमाने पर बिना पक्की ईंटों का उपयोग करके किया गया था। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी की पत्थर के स्तंभों और ठूठों के टुकड़े मौर्य राजधानी में 80 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व को इंगित करते हैं। यानी कि स्पष्टीकरण क्या है कि जो कुम्हार था जो कि आधुनिक पटना है उसमें जो उत्खनन से 80 स्तंभों वाले विशाल हॉल के अवशेष मिले हैं। कथन सी गलत है, यह मैग्नेस्थनीज ने कहा था, ना कि कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य युग में उपयोग की जाने वाली भाषा और लिपि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है वो बताएं। कथन एक है कि उप महाद्वीप के भारतीय भाग में आरामी भाषा और खरोष्टी लिपि का उपयोग किया जाता था, जो कि गलत है। अफगानिस्तान के क्षेत्र सहित भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, तो कोड दिए गए थे केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों सही, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर है आपका 1 और 2, यानी कि दोनों क्या है गलत है। दोनों कथन गलत हैं क्योंकि भारतीय भाग में प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि अफगानिस्तान सहित जो कि आरामी भाषा और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि कला और वास्तुकला में मौर्यों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है वो बताएं। उन्होंने बड़े पैमाने पर पत्थर की चिनाई शुरू की। पॉलिश किए गए स्तंभ बफ रंग के बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बने थे। उन्होंने भारत में भिक्षुओं के लिए चट्टानों से गुफाएं खोदने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने भारत में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू किया। कोड 1 और 2 सही है, 1 और 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 और 4 सही है। जो राइट आंसर है आपका वो है 1 2 और 3। कथन 4 गलत है क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। मौर्यों ने पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर की चिनाई, अखंड पॉलिश वाले स्तंभ और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने का काम शुरू किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के अधीन समाज की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
आपका विकल्प है कि दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। ऑप्शन बी, अशोक ने परिवार की संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करने की कोशिश की। ऑप्शन सी, मौर्य सम्राटों ने किसानों और जनजातीय समाज के बीच अंतर संबंध को प्रतिबंधित कर दिया। ऑप्शन डी, शूद्रों को 3 उच्च वर्णों की सामूहिक संपत्ति माना जाता था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि मौर्य सम्राट ने किसानों और जनजातीय समाजों के बीच अंतर संबंध को प्रतिबंधित किया था। ऑप्शन सी आपका क्या है, गलत है। अशोक ने धम्म के माध्यम से सांस्कृतिक समावेशन की नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य था जनजातीय और किसानों के बीच घुलने मिलने को बढ़ावा देना, ना कि प्रतिबंधित करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कि अशोक द्वारा दिए गए कल्याणकारी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि उन्होंने लोगों को जियो और जीने दो सिखाया और जानवरों के प्रति करुणा पर जोर दिया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों को दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की। उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो राइट आंसर है आपका केवल 1 और 2 है। 3 कथन गलत है, क्योंकि अशोक ने के समय सती प्रथा का प्रचलन, उस पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रमाण नहीं है। कथन 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट है कि धम्म पर अशोक के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है वो बताना था। तो उन्होंने धम्म यात्राएं शुरू की। उन्होंने अपने बौद्ध तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा की थी। नंबर 2, उन्होंने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया और दक्षिण भारत और श्रीलंका में मिशनरी भेजे। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने की आशंका की, जो बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य था। उन्होंने बौद्ध धर्म के अलावा अन्य सभी संप्रदायों का सम्मान किया और दान में दिया। तो राइट आंसर आपका केवल 2 और 3 जो है आपके गलत हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि उन्होंने अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद की आयोजित की थी, ना कि पहली। कथन 3 गलत है, क्योंकि अशोक ने निर्वाण की बजाय जनता के विकास और सशक्तिकरण की नीति पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट है कि अशोक से पहले भी निम्नलिखित में से किस शासन ने प्रशासन की शांतिवादी नीति अपनाई थी। तो उसका सही आंसर है वो है मिस्र का अखेनाटन। मिस्र के राजा अखेनाटन ने अशोक से पहले भी धार्मिक सहिष्णुता और शांति पर जो आधारित नीतियां अपनाई थी। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे। ऑप्शन है आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत की उपेक्षा, बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण, प्रांतों में दमनकारी शासन, या फिर अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। तो कोड है 1 और 2, 1 2 4 2 3 4 1 और 4। सही आपका 1 3 और 4, यानी कि कारक 1 3 और 4 पतन के लिए जिम्मेदार थे। बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण पतन का कारण नहीं माना जाता, बल्कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और विशाल साम्राज्य को नियंत्रण करने में वित्तीय और प्रशासनिक असमता मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथन ए और उसका कारण आर पर विचार करें और सही कोड चुनें। कथन है आपका कि अंतिम चरण में खर्चों को पूरा करने के लिए मौर्य शासकों को सोने से बनी मूर्तियों को पिघलाना पड़ा। कारण है कि सेना पर भारी खर्च और नौकरशाही को भुगतान ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक वित्तीय संकट पैदा किया। कोड है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है कि ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। तो जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ए, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपके साम्राज्य और शासक से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने शासन त्याग दिया और जैन मुनि भद्रभाव के साथ कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने संलेखना, जो कि एक क्या उपवास है, उपवास से क्या उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनके जीवन का अंत हो गया था। नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख
किस लिपि में लिखे गए, तो वो है आपका ब्राह्मण लिपि में। उसके बाद है कि धम्म शब्द का अर्थ क्या है, जैसे कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में दर्शाया गया है। विकल्प थे बौद्ध धर्म का सिद्धांत, एक सार्वभौमिक आचार संहिता, युद्ध की नीति या फिर ब्राह्मणों द्वारा सिखाया गया धर्म। तो राइट आंसर है आपका केवल बी, एक सार्वभौमिक आचार संहिता। यानी कि अशोक का जो धम्म है वो केवल बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि यह सार्वभौमिक आचार संहिता थी, जिसमें सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, दासों के प्रति दया जैसे नैतिक मूल्य पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि अशोक के साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो वो था आर्थिक संकट और सैन्य खर्च। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण विशाल सेना और प्रशासन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक सैन्य खर्च और नौकरशाही का बोझ था, जिसके कारण अंतिम चरण में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर प्रमुख व्यापार केंद्र था, तो वो है आपका यहाँ पर भृगु-कच्छ भड़ोच। स्पष्टीकरण क्या है कि भृगु-कच्छ जो कि आधुनिक भड़ोच है, मौर्य काल और बाद के युगों के दौरान भी पश्चिमी तट पर भारत रोमन व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बंदरगाह थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य कला का एक नमूना है जो एकल पत्थर से बना और उस पर चमकदार पॉलिश है, तो वो है आपका अशोक स्तंभ। यानी कि अशोक स्तंभ मौर्य कला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये जो स्तंभ है वो अखंड यानी कि एकल पत्थर के टुकड़े से बने होते हैं और इन पर एक विशिष्ट चमकीली पॉलिश की जाती थी जो उन्हें अन्य प्राचीन स्मारकों से अलग करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक धम्म के माध्यम से अपनी प्रजा को पितृत्ववादी दृष्टिकोण सिखाता है, तो वो है आपका अशोक। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। यह कथन प्रशासन में उनके पितृत्ववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां राजा खुद को प्रजा के पिता के रूप में दिखाता है। यहाँ पर वास्तुकला, समाज और पतन प्रशासन से संबंधित जुड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो थी आपकी उपज का 1/6वां भाग। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में किसानों से लिए जाने वाला सामान्य भू राजस्व, जिसको भाग कहा जाता है, वो उपज का 1/6वां भाग होता है। हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में यह 1/4 या फिर 1/8 भी भिन्न हो सकता था। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो शामिल थे, तो वो था आपका ब्राह्मणों को सम्मान देना, अहिंसा, दासों श्रमिकों के प्रति उचित व्यवहार। तो यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। अशोक का धम्म एक व्यापक नैतिक आचार संहिता थी, जिसमें सभी धर्मों संप्रदायों को सम्मान देना, अहिंसा का पालन करना और दासों दासियों के प्रति दयालुता जैसे तत्व शामिल थे। तो भाई ये थे आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी MCQ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों आपको, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो सके। और ये MCQ वही हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और नए एग्जाम वेंडर इसी तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।